Hello students, we were studying about the topic infectious disease, right? And we have already completed 5 infectious disease: tuberculosis, hepatitis, UTI, pneumonia, gonorrhea and syphilis. Now the 6th one is malaria. Okay, so let's talk about the malaria. Malaria is a protozoal infectious disease. क्या है? प्रोटोजोअल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो क्या होता है, जो इन्फेक्शन कॉज होता है स्पीशीज़ लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। इन स्पीशीज़ के इन्फेक्शन से होता है मलेरिया। अब ये प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचेगी? हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। तो कैसे होगा इसका ट्रांसमिशन? मॉस्किटो बाइटिंग से। मॉस्किटो बाइटिंग मीन्स मच्छर के काटने से ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ हमारी बॉडी में एंटर करेगी और क्या करेगी? ये मलेरिया कॉज करेगी। इसमें भी स्पेसिफिक मॉस्किटो होता है, कौन सा? फीमेल एनाफिलिस। ये मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। ये क्या करता है? ये प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है। मॉस्किटो क्या करेगा? ऑलरेडी किसी को मलेरिया हो रखा है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी मलेरिया हो रखा है, उसको उसने बाइट किया तो क्या होगा? उस मलेरिया वाले पर्सन के प्रोटोजोआ कहाँ आ जाएंगे? मॉस्किटो में आ जाएंगे और फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करता है तो वो क्या करेगा? उसका ट्रांसमिशन दूसरी बॉडी में करेगा। इससे क्या कॉज होता है? मलेरिया कॉज होता है। और मलेरिया में बेसिकली क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो हो जाती है डिस्ट्रॉय। जो पेरिफेरल कैपिलरीज होती है हमारी बॉडी की, उनकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। तो मलेरिया का हम इंट्रोडक्शन दें तो मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसका इन्फेक्शन कॉज करने वाली स्पीशीज़ ये होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। ओके, और इसका ट्रांसमिशन करता है स्पेसिफिक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो क्या करता है? मलेरिया का ट्रांसमिशन करता है। और इसमें क्या होता है? आरबीसी, पेरिफेरल कैपिलरीज की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था मलेरिया का। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया, नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे? आपने अपने आसपास में किसी मलेरिया पेशेंट को अगर देखा है तो उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? वो होता है फीवर, शिवरिंग, जॉइंट पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, कफ, चिल्स। फीवर और चिल्स दोनों, बहुत ज़्यादा बुखार भी आता है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है, दोनों कंडीशन होती है मलेरिया के अंदर। फीवर भी होगा, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगेगी, दोनों कंडीशन होती है मलेरिया में। नोजिया, डायरिया, फैटिक, थकान, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल एरिया में पेन होने लगता है, कुछ भी खा नहीं सकते, वॉमिटिंग होती है और पेन होता है। और लास्ट कंडीशन कोमा। कोमा की कंडीशन भी आ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है मलेरिया के। आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नाउ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया के कॉज मैंने आपको बताया मॉस्किटो, और अब ये मॉस्किटो कैसे कॉज करता है मलेरिया ह्यूमन के अंदर वो देखते हैं। सबसे पहले अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो। अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो मीन्स जिसने अभी तक ऐसे मलेरिया पर्सन को बाइट नहीं किया है, वो क्या होगा? अनइन्फेक्टेड होगा। अब वो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करेगा? ऐसे पर्सन को बाइट करेगा जिसको मलेरिया है, तो क्या हो जाएगा? वो पैरासाइट उस मॉस्किटो में पहुंच जाएगा। अब उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट, उस मलेरिया पर्सन को बाइट करने के बाद में मॉस्किटो के अंदर ये पैरासाइट एंटर कर चुका है।
अब वो पैरासाइट का ट्रांसमिशन कैसे करेगा, किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करके। उसने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उसके अंदर जो पैरासाइट है वो कहाँ चला जाएगा, उस हेल्दी पर्सन को चला जाएगा। अब हेल्दी पर्सन के क्या होगा, उस पर्सन के लीवर में वो पैरासाइट पहुँचेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर किसी भी थ्रू, ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँचेगा, लिवर में पहुँचेगा, और लिवर में वो डॉर्सल स्टेज में होगा, यानी वहाँ पे वो एकदम न्यूट्रल स्टेज में होगा, वहाँ वो एक्टिव नहीं होगा। लिवर से वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा, लिवर से ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा। लिवर क्या करेगा, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है और न्यूट्रिशंस को कहाँ पहुँचाता है, हमारी बॉडी में पहुँचाता है। तो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में वो पैरासाइट जाएगा और वहाँ क्या करेगा, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। ब्लड स्ट्रीम में क्या करने लगेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस पर्सन को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। उसकी पेरिफेरल कैपिलरीज की जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उस इंसान को मलेरिया हो जाएगा। अब उस मलेरिया वाले पर्सन को किसी मॉस्किटो ने बाइट किया तो फिर से वही साइकिल चलेगा। उस मलेरिया पर्सन से वो पैरासाइट कहाँ जाएगा, मॉस्किटो में जाएगा, और वो मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो पैरासाइट उस मॉस्किटो के थ्रू उस हेल्दी पर्सन पे चला जाएगा। तो फाइनल स्टेज क्या है, ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, दूसरे इंसान को वो मलेरिया कॉज करेगा। तो सबसे पहले अनइन्फेक्टेड पर्सन ने मलेरिया वाले पर्सन को बाइट किया, वहाँ से पैरासाइट लिया, दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट किया और उसे वो पैरासाइट दे दिया, ठीक है। उसको पैरासाइट देने के बाद उसके लिवर में वो पैरासाइट पहुँचेगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं इस मलेरिया में, अभी बताती हूँ। इसके बाद लिवर के अंदर वो जाएगा और लिवर में जाने के बाद आरबीसी तक वो पहुंचता है और आरबीसी में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उस पर्सन को मलेरिया हो जाता है। ऐसे ही वो मलेरिया वाला पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन को मलेरिया फैला सकता है कि अगर वो इंसेक्ट उसे बाइट करेगा तो पैरासाइट क्या हो जाएगा, इंसेक्ट में चला जाएगा और वो दूसरे पर्सन को मलेरिया कॉज कर देगा। इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। ये है कॉज ऑफ मलेरिया। मैंने आपको 5 फेजेस बताइए। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन्फेक्टेड पर्सन में, वहाँ चलती है एसेक्सुअल साइकिल, और ये किस में होता है, ह्यूमन में, इन्फेक्टेड ह्यूमन। और एसेक्सुअल है इसीलिए यहाँ पे बनते हैं स्पोरोजॉइड्स, ठीक है, जो लिवर से स्टार्ट होता है। और सेक्सुअल साइकिल चलती है इंसेक्ट में, कहाँ चलती है, इंसेक्ट्स में, और यहाँ बनते हैं गैमेटोसाइट्स, यानी गैमेट्स बनते हैं, जाइगोट बनता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वैसे ही। तो एसेक्सुअल तो होता है इन्फेक्टेड ह्यूमन में जहाँ पे स्पोरोजॉइड्स बनते हैं उस पैरासाइट के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इंसेक्ट में। जब वो किसी मलेरियल पर्सन को बाइट करता है तो उसमें जो पैरासाइट जाता है वो वहाँ क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई इंसेक्ट जो क्या है, इन्फेक्टेड है, यानी इसके अंदर पैरासाइट प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो क्या होगा, उसको मलेरिया कॉज होगा, और फिर वो कहाँ पहुँचेगा, लिवर में। लिवर में पहुँचने के बाद आरबीसी तक पहुँचता है और आरबीसी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है। उसको कौन बाइट करेगा, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो। इस तरह से क्या चलता है, साइकिल चलता है। जैसे ही उसने बाइट किया वो किस में चेंज हो गया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो में चेंज हो गया, और वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर से किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा और उसे मलेरिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है रीजंस और कॉजेज
पैथोफिजियोलॉजी किसकी, मलेरिया की। इस तरह से स्प्रेड होता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या इन्फेक्टेड निडल के यूज़ से, यानी किसी पर्सन को मलेरिया है, उससे इन्फेक्टेड निडल किसी दूसरे पर्सन में यूज़ हो गई, तो इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है, मलेरिया होता है। तो मच्छर के अलावा और भी क्या रीजंस हो सकते हैं, मॉस्किटो के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड निडल से और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इससे भी मलेरिया हो सकता है। और आईवी ड्रग्स, पेरेंटल ड्रग्स से भी क्या हो सकता है, मलेरिया कॉज हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इन्फेक्शन तो किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो ये थी मलेरिया की कॉजेज़ और उसकी पैथोफिजियोलॉजी। आफ्टर द इटियोपैथोजेनेसिस, नाउ डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे मलेरिया को, क्योंकि मलेरिया में हम पैरासाइट की प्रेजेंस देखते हैं, तो क्या होगा, इसका ब्लड टेस्ट। इसके अलावा एंटीजन की प्रेजेंस भी इसमें देखी जाती है, और फिजिकल एग्जामिनेशन, जो सिम्टम्स को चेक करके किया जाता है। ऐसे तो मलेरिया बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी बहुत बड़ी है, ये सेक्सुअल साइकिल बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही देखने हैं जो हम एग्जाम में लिख सकें, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपके क्वेश्चंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से, इटियोपैथोजेनेसिस से और इसके ट्रीटमेंट यानी फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। तो ये यहाँ डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट, एंटीजन की प्रेजेंस और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये टेस्ट किए जाते हैं मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए। आफ्टर द डायग्नोसिस, नाउ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्या है, मैंने आपको बताया है 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम बेसिक लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं। अब यहाँ मलेरिया में क्या कर सकते हैं, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो बाइटिंग से कॉज होता है। तो क्या करेंगे हम, मॉस्किटो को रिपेलेंट यानी इंसेक्ट रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करेंगे, जो क्या करेंगे, मॉस्किटोज़ को भगा देंगे। और स्किन को रखेंगे कवर, जितनी ज़्यादा स्किन अनकवर होगी उतना ही ज़्यादा मॉस्किटो बाइटिंग के चांसेस होंगे। तो स्किन को क्या रखेंगे, कवर। अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें इधर, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करेंगे, इंसेक्ट और मॉस्किटो, जिससे क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा। और क्या करेंगे, कवर करेंगे अपनी बॉडी को, जितना ज़्यादा अनकवर्ड होगी उतना ही ज़्यादा मॉस्किटो को चांस मिलेगा बाइट करने का। तो कवर करेंगे बॉडी को, फेस को, स्किन को कवर रखेंगे और साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, यानी आसपास गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा, मॉस्किटोज़ भी नहीं होंगे, इंसेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे और टाइम टू टाइम रेपेलेंट का यूज़ करते रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, मॉस्किटोज़ को हमारे से दूर रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके, और हम मलेरिया से बच सकते हैं। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो ये हो गए। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, राइट। ड्रग्स का यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। अब मलेरिया को क्योर करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, जो मलेरिया को क्योर करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन से होंगे, इसमें एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन फॉस्फेट, क्विनीन सल्फेट, मैफ्लोक्विन, सल्फा ड्रग्स, प्रीमाक्विन फॉस्फेट। ज़्यादातर क्वीन, इसमें आप देखोगे सफिक्स में हमेशा क्वीन लगा होगा, जो किसको इंडिकेट करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स को। ठीक है, जैसे क्लोरोक्विन है, क्विनीन है, मैफ्लोक्विन है, प्रीमाक्विन है, ये क्या होंगे, एंटी मलेरियल ड्रग्स होंगे। तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हो। ये आते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं डिजीज़ को
क्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए। तो ये कंप्लीट होता है हमारा मलेरिया, ओके। सो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ HIV, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे HIV। थैंक यू।